Hello students, very good morning and welcome back to the next session of this video lecture, right? So आज हमें लेक्चर नंबर 5 के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सॉल्यूशंस, राइट? फिर इसके बाद हम शुरुआत करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआती इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था, राइट? सो बिफोर दैट we'll discuss about a very important topic, that is the solubility of the gas in the liquid, right? तो आज के लेक्चर में हमें solubility के बारे में डिस्कस करना है, बट किसके solubility के बारे में? तो gases के solubility के बारे में, वो भी आपने dissolve किसमें किया हुआ है, that is I mean soluble किसमें हुआ है, so that is in the liquid, बराबर? तो जब आप कोई भी गैस को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हो या फिर जब आप उसको सोल्यूबल करने की कोशिश करते हो, तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन दिस सोल्यूबिलिटी, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, करेक्ट? नाउ बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस टॉपिक, सबसे पहले आपको यहां पे समझना है गैस और लिक्विड में सॉल्यूट कौन होगा वर्सेस सॉल्वेंट कौन होगा, बिकॉज ये चीज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपका पूरा वीडियो लेक्चर वेस्ट है, क्लियर? तो पहले समझो कि यहां पे सॉल्यूट कौन है, आज वाला सॉल्वेंट कौन होगा, राइट? चलो फटाफट मुझे बताना यहां पे आप लोगों ने क्या किया हुआ है। सो वी आर डूइंग द सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी यहां पे आप किस चीज का कर रहे हो, तो गैसेस का आप लोग क्या करोगे, गैसेस आप लोग डिसॉल्व करोगे, वरस आप डिसॉल्व किस में कर रहे हो, तो आप लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो। सो यहां पे आपका जो गैस होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो गैस यहां पे जो होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्यूट, वरस लिक्विड यहां पे जो होगा जिसमें आपने डिसॉल्व किया हुआ है, करेक्ट है? तो लिक्विड यहां पे जो होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने आपको पहले बताया था, जाहिर सी बात है आप जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हो, क्लियर? जब आप जिस चीज को डिसॉल्व करते हो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्यूट, वरस आप जिसमें डिसॉल्व करवाने वाले हो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ इन दिस केस यहां पे आपका जो लिक्विड रहेगा इसका क्वांटिटी और आई मीन टू से इसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, वरस यहां पे आपका जो सॉल्यूट की तौर पे मैंने गैस इस्तेमाल किया हुआ है, इसका क्वांटिटी या फिर अमाउंट आपका लेसर अमाउंट में होना चाहिए इन कंपैरिजन विद द लिक्विड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? लेकिन स्टूडेंट्स मुझे बताना, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें आप लोगों ने लिक्विड के अंदर आपने गैस को डिसॉल्व किया हुआ है, आई मीन टू सी ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपके डेली लाइफ में आपने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ रहेगा या फिर आपने देखा हुआ भी रहेगा, ठीक है? तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है या फिर कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें आपका लिक्विड के अंदर लिक्विड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वरस उस लिक्विड के अंदर आप सॉल्वेंट को आपके गैस को डिसॉल्व कर रहे हो? ऐसा कोई चीज आपको याद आ रहा है? तो मेरे दिमाग में तो एक चीज एग्जांपल याद आ गई, दैट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स, बराबर? या फिर आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, करेक्ट है? समझ में आ गया? जैसा आपका पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला जो भी आपका हो गया। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, I can see a classic example of solubility of a gas in the liquid. आपका पूरा वो चीज लिक्विड से भरा हुआ रहता है, करेक्ट है? बट उस लिक्विड के अंदर आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस आप लोग उसके अंदर फिलअप करते हो, तो दैट इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपने गैस को क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस को आपने क्या किया, उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया, तो गैस कैसा बनेगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्यूट, और लिक्विड कैसा बनेगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको याद रखना होगा तो वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां पे एग्जाम में या फिर आपके पेपर में या फिर आप जो नोट्स बनाओगे उसमें एग्जांपल मत लिख देना, सर ने बताया था कोका कोला, 7 अप, स्प्राइट, थम्स अप, और तुम्हारे विचार तो कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो इतने सारे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टिक टू द वर्ड
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलो, बट मुझे बताना, यहां पे आप जो गैस को लिक्विड में फिलअप करते हो, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप कोई भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, सो इज इट वेरी सिंपल और डिफिकल्ट? इट रिक्वायर्स सम फैक्टर, करेक्ट है? जब आप कोई भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो ना, वह आसानी से होता नहीं है। वो गैस आके बोलता नहीं है कि बाबा आ भाई मुझे मार, ऐसा कभी नहीं होता कि भाई गैस को उठा लिया और लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दिया और वो आसानी से डिसॉल्व भी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? तो you have to follow some factors or criteria कि जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो। सो स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा जिसकी वजह से गैस को लिक्विड में आप डिसॉल्व कर सकते हो? सो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, ध्यान देना, यहां पे द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर। क्लियर? आई रिपीट, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा? प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ द प्रेशर, आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, मार्क माय वर्ड्स, क्लियर? सारे बच्चों का ध्यान यहां पे, बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, क्लियर, आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? बट किस चीज का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा स्टूडेंट्स? गैसेस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। किसमें? लिक्विड में, बराबर। अब जब मेरे पास सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं मैंने यहां पे एक बीकर लिया हुआ है, ठीक? मैंने एक बीकर यहां पे अज्यूम किया हुआ है, ठीक है? अब इस बीकर के अंदर हमने एक कोई भी लिक्विड को कंसीडर कर लिया, मान के चलो मैंने यहां पे लिख दिया ये वाला हमारा बनेगा लिक्विड, करेक्ट है? अब इस लिक्विड के अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? गैसेस को सॉल्युबल करना है। तो गैस यहां पे खुद ब खुद थोड़ा ना डिसॉल्व हो जाएगा या फिर सॉल्युबल हो जाएगा कि भाई मैंने गैस को बोल दिया आज जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जा, और वो ऐसा हो भी गया। सो यहां पे ऐसा नहीं होता। तो हमें क्या करना होता है, गैसेस को जब आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहां पे हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। सो जिसकी बदौलत आपका गैस क्या होगा, गैसेस के पास प्रॉपर्टी होती है कंप्रेस होने की, करेक्ट है? तो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? रैंडम मोशन में होता है। तो यहां पे एक खास बात याद रखो, गैसेस को जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होने के बाद आपके लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो फैक्टर यहां पे इंपॉर्टेंट है। कौन सा फैक्टर आपने इस्तेमाल करना है? प्रेशर, ठीक है? अब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना आपका गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और जितना प्रेशर आप घटाओगे उतना आपका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल ले लो ना, आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला, जब आप कोई भी 7 अप, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह जो भी आप लेके आते हो ना, तो जब आप उसके कैप को ओपन कर दो उसमें से एक आवाज आती है, बराबर? तो आवाज किस चीज की होती है स्टूडेंट्स? उसमें से आपका गैस रिलीज हो रहा है। जब तक आपका वो बॉटल बंद था तब तक आपका प्रेशर बना हुआ था, आपने प्रेशर बना के रखा हुआ है, आपका गैस डिसॉल्व है, बराबर? बट जैसे आपने प्रेशर रिलीज किया, आपने प्रेशर रिलीज किया मतलब आपका प्रेशर कम होते जा रहा है। अब प्रेशर कम हुआ इसका मतलब गैस भी क्या हो जाएगा? उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और सारा गैस आपका बाहर निकलता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस चीज को एक्सप्लेन किसने किया था, अब उसकी जड़ पे जाएंगे, ठीक है? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले एक साइंटिस्ट थे व्हिच वाज नेम्ड एज हेनरी, और जिनके लॉ को हमने बताया था हेनरीज लॉ। क्लियर? नाउ दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। पेपर में कभी कभार 1 से 2 मार्क्स के लिए आपको पेपर में पूछा जाता है हेनरीज लॉ की इक्वेशन के बारे में। दैट लिया। नाउ व्हाट हेनरी was trying to see, इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से समझना, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का रिलेशन दिया था। किसका रिलेशन? सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का रिलेशन दिया था, ठीक है? तो यहां पे लिख के रख देता हूं, हेनरीज लॉ ने किसके बीच में रिलेशन बताया था? द रिलेशन वॉज बिटवीन, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है ना? तो हेनरीज नाम के साइंटिस्ट ने आपको एक रिलेशन बताया था, द रिलेशन वाज बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड द प्रेशर। नाउ व्हाट डिड ही सेड, इन्होंने क्या बताया था? एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था, ठीक है? द स्टेटमेंट वाज अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, द solubility of gas, ठीक है, the solubility of a gas in the liquid
आप सोल्यूबल किस में करा रहे हो? लिक्विड में करा रहे हो, करेक्ट है? सारे बच्चों का ध्यान यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड, करेक्ट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जो आप लोग अप्लाई करने वाले हो। एग्जैक्टली, समझ में आ गया? बहुत सिंपल स्टेटमेंट था। तो मुझे बताओ यहां पे सॉल्युबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? किस चीज का सॉल्युबिलिटी? तो गैस का सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज को? प्रेशर को। जिसका मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स आपके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर आप प्रेशर घटा रहे हो तो आपके सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? घटेगी। अब ये सिर्फ आपके गैसेस के केस में होगा। अगर आप यहां पे बोलोगे सर लिक्विड लिया तो यहां पे अगर आप सॉलिड लेते हो तो उसपे प्रेशर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले बता रहा हूं, ये गैसेस के मामले में होता है बिकॉज गैसेस हैव द कॉम्प्रेसिबिलिटी नेचर। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब इसी चीज को मैंने इक्वेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फटाफट बोलो। सॉल्युबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस वाले सिंबल से, करेक्ट है? प्रेशर वाले को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे पी वाले सिंबल से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसा दिया हुआ है स्टूडेंट्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस चीज को रिमूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें इसके जगह पे एक कांस्टेंट टर्म को अज्यूम करना होगा। सो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मेरा बन जाएगा की और बाजू में आ जाएगा आपका P, करेक्ट है? सो हियर वी हैव द इक्वेशन फॉर हेनरीज लॉ। सो S इज इक्वल्स टू K इंटू P, जहां पे आपका K इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ गया? सो K का मतलब बन जाएगा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है? अब इसमें अगर आपको पूछा हुआ रहेगा कभी कभार S का वैल्यू दिया हुआ है या P का वैल्यू दिया हुआ है, आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आराम से निकाल लोगे। तो फॉर्मूला को चेंज करना, दैट्स ऑल। फॉर्मूले को चेंज करो, देयरफॉर K इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? S अपॉन P। तो इस तरीके से आप चेंजेस करके आप इसमें से कोई भी वैल्यूज आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा मान के चलते हैं हमारा प्रेशर यहां पे स्टैंडर्ड प्रेशर हमने अज्यूम किया हुआ है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। प्रेशर अगर मैंने यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसिडर किया हुआ है ना, व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन इस चीज का मतलब होता है दैट इज प्रेशर का वैल्यू बनेगा 1 atm, प्रेशर का वैल्यू बनेगा 1 atm, करेक्ट है? अब प्रेशर जब आपका 1 atm होता है मतलब समझ के चलना आपका कंडीशन कौन सा बनेगा? स्टैंडर्ड कंडीशन बनेगा। एग्जैक्टली। नाउ इन द स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर अगर मेरा 1 atm हुआ तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? S इज इक्वल्स टू K, बिकॉज प्रेशर का वैल्यू मैंने क्या पुट अप किया? दैट इज 1। समझ में आ गया? तो प्रेशर का वैल्यू 1 पुट अप कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा? S इज इक्वल्स टू K। ये तभी होता है जब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो किया होगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर का वैल्यू बिकम्स योर 1 atm, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। तो जितना मेरे पास S का वैल्यू रहेगा उतना ही मेरे पास K का वैल्यू भी बनेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। क्लियर? सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर व्हिच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ओके सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में व्हिच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट है, हमने अभी तक कंप्लीट किया हुआ है सॉल्यूशंस के बारे में। सो आई होप सारे बच्चों को सॉल्यूशंस के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो प्लीज आप उस वीडियो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर कर देना, ठीक है? तो अब हम बढ़ेंगे दूसरी वाले पार्ट के ऊपर व्हिच इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? नाउ
सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, मैंने अभी 4 नाम यहां पे लिख के दिया हुआ है, ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बट ये चीज आपको तभी समझ में आएंगी जब आप सबसे पहले समझोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या होता है। करेक्ट है, इसीलिए प्लीज वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि बीच में जब आप स्किप करते हो ना तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग भूल जा रहे हो। ठीक है, तो उस चीज के बारे में भी समझो। तो सबसे पहले स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, नाउ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड होते हैं, which depends on the number of moles of solute and not on the nature of the solute। करेक्ट है। अब जिसको ये समझ में आ गया बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ना आधे कॉन्सेप्ट्स आपके यहां पे क्लियर हो गए। ठीक है, बिकॉज बाकी बच्चा होगा इसका हम लोग कंप्लीट करेंगे ना, तो हाफ कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे क्लियर हो गया। 50% मान के चलो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पे कंप्लीट कर दिया, बाकी 50% मेरे भरोसे पे छोड़ दो। ये 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ डिपेंड होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ना कि उस सॉल्यूट के नेचर के ऊपर। आई टेल यू हाउ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। जैसे मुझे बताना, यहां पे मैंने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड हमारे पास दिया हुआ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉरी, थर्ड मेरे पास दिया हुआ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस आर द 4 डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब आप कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हो ना, इसमें से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लो, कोई भी रिलेटिव वाला ले लो, एलिवेशन वाला, डिप्रेशन वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो। अब ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बात समझ के चलो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, क्लियर, समझ में आ गया, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया तो बेटा आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यूज भी बढ़ेंगे। अब चाहे वो कोई भी होने दो, आपका रिलेटिव वाला होने दो, या फिर आपका एलिवेशन वाला होने दो, या फिर आपका डिप्रेशन वाला होने दो, या फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाला होने दो। जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर? अब मैंने ये नहीं बोला आपको कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, अब वो सॉल्यूट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उसका रंग अलग है, उसका कलर डिफरेंस है, तो इसके ऊपर कभी भी वो डिपेंडेंट नहीं होता। सॉल्यूट कैसा भी होने दो, सॉल्यूट कोई भी होने दो, लेकिन आपका डिपेंड किसके ऊपर करेगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाया, मेरे पास 1 था, मैं 1 से 2 पे चला गया, मैं 2 से 3 पे चला गया, तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते हो, इसका मतलब आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। सो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रादर देन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट कैसा भी होने दो यार, मुझे थोड़ा ना फर्क पड़ने वाला सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट छोटा है, बड़ा है, सॉल्यूट कहीं से आया हुआ है, ये यहां से आया हुआ है, उसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। हमें डिपेंड किसके ऊपर रहना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलते आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिकॉज इसमें इतने सारे डेरिवेशंस है, वो डेरिवेशंस आपके पेपर में गारंटेड, मैं तो सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूं 101% गारंटीड आपके डेरिवेशन इसमें से आएंगे, मतलब आएंगे। सो जितने थरोली आप इसको स्टडी कर सकते हो, जितना थरोली आप इसको ध्यान में रख सकते हो, उतनी चीजों को समझो। आजाद लिया। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले टॉपिक से। अगर मैंने आज ही पढ़ा दिया तो बेटा वो फिर बाद में बहुत जंबलिंग हो जाएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। आजाद लिया। स्टिल अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप प्लीज पूछ लेना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।